राजेश शर्मा और 7 न्यूज में आपका स्वागत है। जब पिछले साल विधानसभा चुनाव कर्नाटक में होते हैं, तो कर्नाटक में चूंकि कांग्रेस इंडिपेंडेंट रूप से सरकार बनाने में कामयाब होती है, तो ये माना जाता है, ये कहा जाता है, मतलब बहुत सारे पत्रकार ये कहते हैं और कांग्रेस के कैंप से भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने इस बार बीजेपी का जो दक्षिण द्वार है उसे बंद कर दिया है। मतलब दक्षिण भारत में बीजेपी सबसे कमजोर साबित हुई है। लेकिन अगर मैं पिछले 3 दिन की बात करूं, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि उत्तर भारत में जो स्थिति बीजेपी की है, क्योंकि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मतलब 95% जो सीटें हैं वो एनडीए के पास है। अगर मैं 2019 के चुनाव के नतीजों की बात करूं, चुनाव परिणाम की बात करूं, अब मैं 2024 की बात करता हूं कि बीजेपी ने क्या खेला किया है। अब हम दक्षिण भारत की बात करें और दक्षिण भारत के बाद में जो पूर्वोत्तर की बात करूंगा आज मैं, तो जहां लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने बीजेपी का दक्षिण का रास्ता रोक दिया, तो चूंकि मैं बात करता हूं सबसे पहले आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश चूंकि एक बड़ा स्टेट है और आंध्र प्रदेश में इस समय 3 वहां प्रमुख दल हैं। एक वहां टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, जिसके इस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू हैं। और चंद्रबाबू नायडू भी कहा जाता है कि लैपटॉप वाले वो पहले मुख्यमंत्री थे आजादी के बाद में। जब वो मुख्यमंत्री बने पहली बार तो लैपटॉप लेकर बैठते थे, लोग बहुत हैरत करके देखते थे कि लैपटॉप में क्या करते हैं। मतलब टेक्निकल नेता है चंद्रबाबू नायडू। दूसरे वहां जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है। और जगनमोहन रेड्डी चूंकि 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, हालांकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ऐसे स्टेट है जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लगभग साथ साथ होते हैं। इस बार भी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में एक साथ चुनाव होंगे। तो मैं बात कर रहा हूं इस समय आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में चूंकि वाईएसआर जो कांग्रेस पार्टी है उसके अध्यक्ष इस समय जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। जब 2019 के विधानसभा के नतीजे आते हैं तो 175 विधानसभा वाली सीट है आंध्र प्रदेश की, और इसमें 151 सीट वाईएसआर मतलब जगनमोहन रेड्डी लेकर इंडिपेंडेंट रूप से वहां सरकार चलाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हालांकि एक नुकसान ये हुआ कि उनकी एक बहन होती है, जो उनकी बहन है वाईएस शर्मिला, क्योंकि वाईएस तेलंगाना के नाम से उनकी पार्टी थी अपनी। और जब ये चुनाव होता है 2019 में, तो दोनों बहन भाई बहुत शिद्दत के साथ चुनाव प्रचार करते हैं और एक तमाम मिथक तोड़ते हुए वहां सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन 2022-23 में जगनमोहन रेड्डी उनकी बहन वाईएस शर्मिला के बीच कुछ मतभेद होते हैं। और चूंकि जो वाईएस तेलंगाना पार्टी है उसकी अध्यक्ष शर्मिला है, वाईएस शर्मिला जगनमोहन रेड्डी से नाता तोड़ती है। और जो वाईएस तेलंगाना पार्टी है वो कांग्रेस में 2023 में विलय कर देती है। मतलब इस समय वो कांग्रेस की जो आंध्र प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष हैं वो जगनमोहन रेड्डी की बहन है। तो इसलिए, और हालांकि 2019 में जब लोकसभा का मामला आता है तो चूंकि आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, 25 में से 22 लोकसभा सीटें वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जीतने में कामयाब हो जाते हैं। और तेलुगु देशम मतलब टीडीपी जो पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू जिसके मुखिया हैं, वो सिर्फ 3 सीटों पर सिमट जाते हैं। एक वहां अभिनेता होते हैं पवन कल्याण, और जिन्होंने जनसेना के नाम से आंध्र प्रदेश नई पार्टी बनाई। हालांकि वो लोकसभा में तो बहुत करिश्मा नहीं कर पाए, लेकिन विधानसभा में उन्हें 1 सीट मिली थी। तो इस बार मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो खेला किया है भाजपा का लगभग जो तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू और जो वहां जो जनसेना है उसका समर्थन लगभग ये माना जा रहा है कि तय हो गया है। और ये बताया जा रहा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू जनसेना से गठबंधन बीजेपी का होता है तो आंध्र प्रदेश में सबसे लीडिंग पार्टी बीजेपी ये गठबंधन इसलिए हो जाएगा एनडीए, क्योंकि वाईएसआर जो कांग्रेस पार्टी है, जो मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी, वो और उनकी बहन शर्मिला के बीच में विवाद है और वे दोनों आपस में लड़ेंगे। इसका कहीं ना कहीं फायदा जो एनडीए का जो चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण है उनके सहयोग में बीजेपी को लाभ मिल सकता है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ उड़ीसा की, क्योंकि उड़ीसा में ये सब जानते हैं कि बहुत लंबे समय उड़ीसा में नवीन पटनायक वहाँ मुख्यमंत्री है। और चूंकि बीजू जनता दल का अपना वजूद है, पिछले लगभग 40 सालों से वहाँ बीजू जनता दल का अपना उनकी धमक है, अपना नेटवर्क है, और पूरे प्रदेश में हर बार जब चुनाव होते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। और जहाँ तक लोकसभा की बात है, तो चूंकि लोकसभा में लगातार कांग्रेस में प्रयास करती है। कांग्रेस बीजू जनता दल की एक ऐसी पार्टी, ऐसा अलायंस है, मतलब जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, वहां लगातार कांग्रेस के और बीजू जनता दल के बीच में हमेशा चुनाव होता है। लेकिन इस बार वहां एक अलग थ्योरी चल रही है। जब 2019 में लोकसभा चुनाव होता है
तो उड़ीसा चूंकि 21 लोकसभा वाला स्टेट है और 21 लोकसभा सीटों में 12 सीट वहाँ जो बीजू जनता दल है, जो नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, इनकी पार्टी जीत लेती है और इनकी पार्टी जीतती है। और उससे वोट परसेंटेज अगर हम बात करें तो 42% वोट उड़ीसा से पाता है बीजू जनता दल। जब हम वहाँ बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी इंडिपेंडेंट उस पर चुनाव लड़ती है, क्योंकि बीजेपी के पास वहाँ चेहरा धर्मेंद्र प्रधान है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, अब भी केंद्रीय मंत्री हैं, संबित पात्रा है, एक बड़ी टीम है वहाँ। और इस समय वहाँ मेरठ से राज्यसभा सांसद रहे भाजपा किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयपाल तोमर वहाँ प्रभारी हैं इस समय 2024 के चुनाव के लिए। और अगर मैं 2019 के, जैसे मैंने बताया कि बीजू जनता दल 21 सीटों में 12 सीट जीत लेती है और 42% वोट वो जनता के लिए पाती है। जब बीजेपी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है तो बीजेपी चूंकि वोट परसेंटेज अगर बात करें तो 34.4% वोट बीजेपी मतलब परसेंट वोट लेती है, जिसमें सीट बीजेपी को 8 मिलती है। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस वहाँ 1 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है। तो चूंकि 21 सीट हैं, 21 सीट में, और इस बार 2024 में जो मैंने बताया कि बीजेपी दक्षिण में और उत्तर भारत में जो ऐसे राज्य हैं जहाँ बीजेपी का वजूद नहीं था, वहाँ बीजेपी किस तरह अपना पांव पसार रही है। मैंने अभी बताया कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी का टीडीपी और जनसेना से लगभग गठबंधन फाइनल हो गया है और गठबंधन के पीछे का मकसद ये है कि वहाँ बीजेपी बड़ा खेल कर सकती है। अब मैं उड़ीसा की अगर बात करूँ तो उड़ीसा में चूंकि जो बीजेडी है, जो बीजू जनता दल है, इसका और बीजेपी का लगभग गठबंधन फाइनल हो गया है। और ये माना जा रहा है, अगर मैं उन पंडितों की बात करूं जो लगातार राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, तो जहां अभी तक उड़ीसा में चूंकि बीजेपी को सफलता नहीं मिल रही थी, अगर बीजेपी वहां इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती तो बीजेपी को हो सकता है सीट अभी और कम मिलती, चूंकि वहां कांग्रेस का लगातार वर्चस्व बढ़ा है। लेकिन अगर बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन होता है तो ये माना जा रहा है कि जो 21 सीटें हैं लोकसभा, वो इस एनडीए के पास आ सकती हैं। तो उत्तर भारत के बाद में मेरा कहना मतलब ये था कि जिस तरह कांग्रेस दक्षिण में बीजेपी का रास्ता बंद करने की बात कर रही थी कि इंडिया अलायंस में मजबूत है, हाँ ये अलग बात है। हम महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ बीजेपी को बहुत नुकसान हो सकता है, कर्नाटक में बीजेपी को नुकसान होना पड़ सकता है। लेकिन ये जो ऐसे राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, अगर यहाँ एनडीए अलायंस हो जाता है इन तमाम दलों से जो कयास चल रहे हैं बीजेपी के, तो बीजेपी दक्षिण में बहुत अच्छा वहाँ रंग खिला सकती है, वहाँ फूल खिलाने में कामयाब हो सकती है। और अगर मैं दक्षिण की बात करूँ तमिलनाडु की, तो चूंकि जयललिता का अपना वर्चस्व रहा, जयललिता की जो राजनीतिक पार्टी है उनका गठबंधन लगभग बीजेपी से हो गया है। वो अलग बात है कि वहाँ कितनी सीटें मिलेंगी, हालांकि तमिलनाडु में वहाँ कांग्रेस भी बहुत दूर है, वहाँ ना कांग्रेस को वहाँ कभी जीत नसीब होती पिछले अगर 40 साल की बात करें, और वहाँ बीजेपी की लगभग ये स्थिति है। वहाँ लोकल पार्टी है उन सबका दबदबा है। जो करुणानिधि होते हैं, करुणानिधि और जयललिता तमिलनाडु की राजनीति में ऐसे नाम रहे कि इनके परिवार के इर्द गिर्द हमेशा तमिलनाडु की राजनीति घूमी। तो मेरा कहना यह है कि एक तरफ जहाँ कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग राजनीतिक विश्लेषक जब बात करते हैं कि दक्षिण से भाजपा का सूबा साफ हो गया, बहुत नुकसान हो गया, हमें लगता है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो गठबंधन होगा वो लगभग चूंकि 40-42 सीटों को प्रभावित करने वाला है। और ये अलग बात है कि अगर बसपा का गठबंधन हो सकता है, अगर बीजेपी से हो, इंडिया अलायंस से अगर बसपा गठबंधन होगा, और तो ये जरूरी है, मतलब ये है कि उत्तर भारत में कहीं ना कहीं बीजेपी को मतलब एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो जब दक्षिण भारत में हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश 25 लोकसभा वाला स्टेट है। जब उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा 21 लोकसभा वाला स्टेट है। तो 21 दोनों स्टेटों में अगर बीजेपी का गठबंधन होता है इन दलों से, तो वहाँ बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में जा सकती है। आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज। हम आपको लगातार 2024 के लोकसभा का पूर्णतः एकदम सटीक विश्लेषण आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग बात करते हैं तथ्यात्मक एनालिसिस पे। आने वाला दौर जो होगा वो टोटल विश्लेषण पत्रकारिता का होगा। जैसे चुनाव नजदीक आएंगे पूरा स्टेट वार, सीटों वार, लोकसभा वार हम लोग विश्लेषण करेंगे। आपको सब प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।